हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं 11th की फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें हम 6th चैप्टर देख रहे हैं। 6th चैप्टर देख रहे हैं इसमें हम। तो पहले तो हमने इसमें ये जीवोमॉर्फिक वाला मॉर्फिक प्रोसेस है, जिसमें हम देख रहे हैं दो फोर्सेस, एक मतलब दो प्रोसेस। एक तो है एक्सोजेनिक प्रोसेस और दूसरी है एंडोजेनिक। एंडोजेनिक प्रोसेस जो होती है वो अर्थ के अंदर होती है, जिसको हम एंडोजेनिक बोलते हैं। और जो अर्थ के सरफेस पे चेंजेस लाने वाला जो काम करता है उसको हम एक्सोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है। यही इनको एक्सोजेनिक फोर्स भी यही बोलते हैं, जिस जो फोर्स बाहर से लगता है उसको एक्सोजेनिक बोलते हैं, जो अंदर वाली चीजों पे लगता है उसको एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। और इनमें चेंजेस लाने का काम जिस प्रोसेस से होता है उनको बोलते हैं हम एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमने एंडोजेनिक देखी, उसमें आया था है वल्केनिज्म, और उसमें और एक आता था डायस्ट्रोफिज्म। ठीक है, तो ये दो इसके पार्ट है। तो ये हमने देखा। अभी एक्सोजेनिक में हमने क्या देखा, वेदरिंग देखी। ठीक है, तो कल देखी हमने वेदरिंग। उसमें हमने क्या देखा, एक तो फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, फिर जाके बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, फिर वेदरिंग के सिग्निफिकेंस देखे, क्यों इंपॉर्टेंट होती है वेदरिंग। तो ये सब हमने कल वेदरिंग में देखा। आज जो देखने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, मतलब मास मूवमेंट आज देखने वाले हैं हम। मास जो होता है मतलब मटेरियल जो होता है, वेदरिंग के बाद ही मास मूवमेंट होने लगती है ना। तो ये मास मूवमेंट कैसे होती है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। और बाकी दूसरा रहा वो इरोजन डिपोजिशन, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे आज। और सॉइल कैसे फॉर्म होती है वो भी हम यहीं पे देखेंगे। और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे, उसके आंसर देखेंगे। ठीक है, जितना हो सके उतना जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगी मैं। लेकिन हाँ, समझाना तो जरूरी होता है। जहाँ पे समझाने की जरूरत है वहां पे मैं समझा दूंगी। तो मास मूवमेंट कैसे होता है, दिस मूवमेंट ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक डेब्रिस डाउन द स्लोप्स अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एंड दैट मीन्स एयर, वाटर और आइस डू नॉट कैरी डेब्रिस विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट ऑन द अदर हैंड द डेब्रिस मे कैरी विथ इट एयर, वाटर और आइस। तो इस तरह से मतलब देखो, कोई भी मटेरियल है ना, ये मान लो मटेरियल है, ये मटेरियल अगर यहाँ तक आ रहा है तो ये अपने आप तो नहीं आएगा, इसके ऊपर कोई ना कोई बाहर से फोर्स होगा। जैसे एक्सपेंशनरी फोर्स होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसमें जब मूवमेंट की बात आती है तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, राइट, या तो काइनेटिक फोर्स होता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ही एक जगह से दूसरी जगह तक इसका जाना होता है, मतलब ये इसका मूवमेंट होता है। तो इसी तरह से मास जो है मतलब मटेरियल जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक। लेकिन और भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि एयर है, वाटर है, आइस है। ये क्या करते हैं, ये डू नॉट कैरी डेब्रिस विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट ऑन द अदर हैंड द डेब्रिस में कैरी विद इट एयर, वाटर और आइस। तो ये बोल रहे कि एयर, वाटर, आइस जो है वो डेब्रिस को कैरी नहीं करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह तक जाने के लिए, बट डेब्रिस जो है वो एयर, वाटर, आइस को अपने साथ कैरी करके ले जा सकता है। तो ये यहाँ पे उन्होंने बोला है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ मास में रेंज फ्रॉम स्लो टू रैपिड। जो मूवमेंट होती है मास की, वो हो सकता है वो पहले स्लो चले, फिर बाद में एकदम से वो अपनी गति ज्यादा करे, मतलब रैपिड स्पीड से हो जाए। तो इस तरह से इसकी ये रेंज होती है। ठीक है, अफेक्टिंग शैलो टू डीप कॉलम्स ऑफ मटेरियल्स एंड इंक्लूडिंग क्रीप, फ्लो। देखो इनकी मूवमेंट किस तरह से होती है, स्लाइड एंड फॉल। तो पहले तो ये क्रीप मतलब थोड़ा ऐसे रेंगते रेंगते जाएगा, फिर एकदम से फ्लो मतलब इस तरह से भागेगा, फिर ये एकदम स्लाइड हो जाएगा, इस तरह से एकदम से फिसल जाएगा, और फिर फिसलने के बाद वो गिर जाएगा। तो यही होता है, मास एकदम से फॉल नहीं होता है, धीरे धीरे वो इस तरह से वो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। ग्रेविटी एक्सर्ट्स इट्स फोर्स gravity exerts its force on all matter, both bedrock and products of weathering। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से ही जो होता है, मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो है वही फोर्स एक्सर्ट करता है ऑल मैटर पे, चाहे वो बेडरॉक हो, चाहे जो वेदरिंग वाला प्रोडक्ट हो। वेदरिंग मतलब मैंने कल बताया था ना, एक बड़ा सा रॉक है, लेकिन उसके ऊपर प्रोसेस होने के बाद वो क्या होता है, इसके टुकड़े होने लग जाते हैं, 2-4 पीसेस में ये बांटेगा, फिर आगे जाके ये 2-4 पीसेस का क्या होगा, 10-12 पीसेस में ये टुकड़े हो जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करते छोटे छोटे एटम तक इसका पीसेस का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये होती है वेदरिंग। और ये भी
प्रोसेस होती है। ऐसे एकदम नहीं कि बस एक रॉक टूट गया और बस हो गए टुकड़े 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 टुकड़े, ऐसे नहीं। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उसके फिजिकल प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तब जाके एक रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है। तो इस तरह से वेदरिंग होती है। तो अगर वेदरिंग होनी है, चाहे वेदरिंग प्रोडक्ट हो चाहे बेड रॉक हो, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही है। सो वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजाइट फॉर मास मूवमेंट, दो इट एड्स मास मूवमेंट। जो ग्रेविटेशनल है, मतलब सॉरी वेदरिंग जो है वो ये फर्स्ट प्रोसेस नहीं होती है मास मूवमेंट के लिए, बट ये हेल्प करती है मास मूवमेंट के लिए। अगर वेदरिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में वो हो जाएगा तो जल्दी आसानी। देखो आप देखो कि एक रॉक है, मान लीजिए ये बड़ा सा रॉक है, इसको एक पर्सन को कैरी करने के लिए बहुत ही मुश्किल जाता है। लेकिन इसके अगर टुकड़े टुकड़े हो ना तो इसको किसी को कैरी भी करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप चला जाता है। तो ये बोल रही है कि वेदरिंग तो मास मूवमेंट की फर्स्ट स्टेप नहीं है, लेकिन हाँ मूवमेंट जरूर होती है, मूवमेंट में जरूर ये हेल्प करती है मास वेदरिंग। ठीक है, मास मूवमेंट्स आर वेरी एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप्स रादर देन ओवर अनवेदर्ड मटेरियल। देखो ये सीधा एमसीक्यू में एक लाइन के तौर, ये सीधा सेंटेंस ऐसे पूछा जा सकता है कि ये भी पूछा जा सकता है कि वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजाइट फॉर मास मूवमेंट दो इट एड्स मास मूवमेंट। ये सही है या गलत है, इस तरह से पूछा जा सकता है। ऐसे 2-3 ऐसे स्टेटमेंट देंगे, फिर आपको आंसर निकालना है उसमें से। तो ये बहुत ही ज्यादा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मास मूवमेंट आर वेरी एक्टिव। जो मास मूवमेंट होता है वो वेरी एक्टिव किसमें, जो मटेरियल वेदर हो चुका है, जिसका डिसइंटीग्रेशन हो चुका है और जो स्लोप के ऊपर पड़ रखा है, उस मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में बहुत आसानी होती है इसके बदले में, रादर देन ओवर अनवेदर्ड मटेरियल। जो अनवेदर मटेरियल होता है उसको इतना इजीली उसकी मूवमेंट नहीं हो सकती जितनी जो वेदर मटेरियल है उसकी हो सकती है। ये कॉमन सेंस भी है। आप बताना एक बड़े से पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह तक हिलाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन वही आप छोटे छोटे पत्थरों को ले लो, कितने आसानी से उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर किया जा सकता है। तो वही है बस यहाँ पे, तो आप याद रख लेना। मास मूवमेंट्स आर एडेड बाय ग्रेविटी एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट्स। मास मूवमेंट जो होती है, मास मूवमेंट को हेल्प किससे मिलती है, ग्रेविटी से मिलती है, ना कि जियोमॉर्फिक जो एजेंट्स होते हैं, जैसे कि वाटर है, रनिंग वाटर है, ग्लेशियर्स है, विंड है, वेव्स है, करंट पार्टिसिपेट इन दी प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी हेल्प करती है, नो जियोमॉर्फिक एजेंट्स। ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स आप हमने पहले भी देखा है। जियोमॉर्फिक एजेंट कौन से होते हैं, रनिंग वाटर होता है, ग्लेशियर होते हैं, विंड होती है, वेव्स होती हैं एंड करंट्स। ठीक है, दैट मीन्स मास मूवमेंट डू नॉट कम अंडर इरोजन थ्रो दो देयर इज अ शिफ्ट मतलब एडेड बाय ग्रेविटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मास मूवमेंट होता है वो इरोजन की वजह से नहीं होता है, वो इरोजन की वजह से नहीं होता है। हालांकि उनके शिफ्टिंग में ग्रेविटी हेल्प करती है उस मटेरियल की वन प्लेस को लेके अनदर प्लेस में, बट इरोजन के अंडर द इरोजन ये मास मूवमेंट नहीं होती है। मटेरियल्स ओवर द स्लोप हैव, देखो एक ऐसे स्लोप है, मान लीजिए हिमालय में कहीं पे पत्थरों की वेदरिंग हो चुकी है, इस तरह का एक स्लोप है और इस तरह से आ रहा है वो, और यहाँ पे वेदरिंग हो चुकी है। तो इस मटेरियल को नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, बहुत थोड़ी भी हवा का झोंका और कुछ भी आ जाए तो ये मटेरियल सीधा गिर जाएगा, तो इसको इतना डिफिकल्टी नहीं होगी। मटेरियल ओवर द स्लोप्स हैव देयर ओन रेजिस्टेंस, उनका खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है, मतलब रोकना, अपोज करना टू डिस्टर्बिंग फोर्सेस एंड विल यील्ड ओनली व्हेन फोर्स इज ग्रेटर देन द शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल्स। तो ये तब काम करता है रेजिस्टेंस जब सारे इकट्ठा मिलके वो रेजिस्टेंस शेयर करते हैं, कि मतलब रोकते हैं, तब जाके वो मटेरियल गिरता नहीं है। लेकिन अगर हाँ उसमें अगर रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो वो आसानी से वो डिस्टर्ब विंड की वजह से वो गिर सकते हैं। वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, टाइनी बेडेड thinly bedded rocks, faults, steeply dipping beds, vertical cliffs or steep slopes, abundant participation and torrential rains एंड स्केर्सिटी ऑफ वेजिटेशन फेवर मास मूवमेंट। तो ये सब चीजें जो है वो मास मूवमेंट को फेवर करती है। कौन सी चीजें हैं, अगर वहां पे अब अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होगा या थिनली बेडेड रॉक है, मतलब पतली सी ऐसा बेड है, तो इसको डिसइंटीग्रेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जाएगा। जो फॉल्ट्स होते हैं, फॉल्ट्स हो गए तो उसमें से मटेरियल आसानी से निकल सकता है। स्टीपली डिपिंग बेड्स अगर होते हैं तो इसमें से भी मास को निकालना इतना मुश्किल नहीं होता है अपने आप से। वर्टिकल क्लीव्स होती हैं तो उसमें भी मास नीचे आने में इतना तकलीफ नहीं आएगा। स्टीप स्लोप्स
अबंडेंट प्रिसिपिटेशन जो होता है, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो उससे भी जो मास की मूवमेंट होती है, जैसे कि टोरेंशियल रेन्स होती है, एकदम धड़ाम 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 पड़ जाती है, तो और उसका यहाँ पे स्केर्सिटी ऑफ वेजिटेशन, तो ये सब चीजें मास मूवमेंट में हेल्प करती है। अगर आपको मास मूवमेंट में कौन सी चीजें हेल्प करती है ऐसे पूछा जाए और नीचे ये सब ऑप्शन में दिया जाए और इसमें से ढूंढना है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेवरल एक्टिवेटिंग कॉजेस भी है इसमें, तो वो देखते हैं हम। प्रिसीड मास मूवमेंट्स, मास मूवमेंट होने में बहुत सारे रीजंस है, मतलब कॉजेस है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं, लगभग 9 या 10 है। हाँ, तो फर्स्ट है रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल अबाउ थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स। तो अगर मटेरियल को रिमूव करना है, हटाना है, तो उसके लिए नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से हम हटा सकते हैं। सेकंड है यहाँ पे इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप, अगर ग्रेडियंट का और हाइट का इंक्रीज होता है तो भी मास का एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट होता है। थर्ड है ओवरलोडिंग थ्रू एडिशनल ऑफ मटेरियल नेचुरली बाय आर्टिफिशियल फीलिंग्स, वो ओवरलोड भी हो जाता है मटेरियल एक जगह पे, तब भी यहाँ पे मास मूवमेंट होती है। ओवरलोडिंग ड्यू टू हेवी रेनफॉल और सैचुरेशन एंड लुब्रिकेशन ऑफ स्लोप मटेरियल्स, जब एकदम से ज्यादा मटेरियल हो जाता है और ओवरलोड मटेरियल हो जाता है और फिर रेन की वजह से, हेवी रेन की वजह से, तो उसका सैचुरेशन और लुब्रिकेशन हो जाता है, तो इससे भी मास मूवमेंट होती है। और फिफ्थ है रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेस, तो जब क्या बोला यहाँ पे, रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेस, तब भी मास मूवमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे सिक्स्थ बोला है कि ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स, एक्सप्लोजन एंड मशीनरी, तो इनकी वजह से भी मास मूवमेंट होती है। देखो अर्थक्वेक से तो आपको पता है मटेरियल बाहर आएगा तो नीचे तो एक जगह से दूसरी जगह तक उसका इरोजन होते वेदरिंग होके वो एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाएगा। एक्सेसिव नेचुरल सीपेज भी होता है, तो उससे भी क्या होता है, मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता है। हेवी ड्रॉ डाउन of water from lakes, reservoirs or reservoir leading to slow outflow of water from under the slopes और river banks। आपने लास्ट टाइम पे देखा होगा, लास्ट टाइम अक्टूबर में, मतलब 2023 के अक्टूबर में सिक्किम में जो हुआ था, ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ था, तो ऐसे ही हुआ था क्योंकि वहां पे बहुत सारा रिजर्वायर में, मतलब जो वो ग्लेशियर लेक था उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल आके एकदम से इकट्ठा हो गया और वो उसी से उस लेक का आउटबर्स्टिंग हो गई थी। ठीक है, वो डैम जो है वो उसमें वाटर गिर के वो एकदम से बर्स्ट हो गया था, तो वही इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 है इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको हटाते हैं तो मास की मूवमेंट हो जाती है। आपको पता है जब पेड़ पौधे होते हैं ना, हमारे पेड़ पौधे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत दूर दूर तक होती है और बहुत घनी ज्यादा भी होती है। आपको पता है कितना, जो एक अगर नीम का पेड़ लो, उसका रूट जो होता है वो टैप रूट होता है, तो वो बहुत नीचे तक चला जाता है, और यहाँ पे उसका सरफेस है बहुत नीचे तक चला जाता है, उसकी रूट के जो ब्रांचेस होते हैं वो भी बहुत दूर दूर तक जाते हैं, और इससे क्या होता है, यहाँ पे जो मटेरियल होता है इनके बीच में वो पकड़ के रखते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ना रेनफॉल ही नहीं आती बल्कि हमारी सॉइल का इरोजन भी नहीं होता है, मास की एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट भी नहीं होती है, मतलब जैसे लैंडस्लाइड और ये सब चीजें होती है तो वो नहीं होगी, क्योंकि ये जो होते हैं वो अपना इसमें रूट में ये मटेरियल यहाँ पे जकड़ के रखते हैं, तो प्लांट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हीव हैविंग अप ऑफ सॉइल ड्यू टू फ्रॉस्ट ग्रोथ एंड अदर कॉजेस, मतलब जो मटेरियल होता है जल्दी से मतलब लूज कर देना, उसको जाने देना, तो ये बोला जाता है हीव। ठीक है, और फ्लो और स्लाइड, मतलब स्लाइटली डिफरेंस है इन चीजों में। ठीक है, आर द 3 फॉर्म ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट की ये 3 फॉर्म्स है, तो उसको आगे हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अगर यहाँ पे दे रखा होगा तो। द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ मास मूवमेंट, देयर रिलेटिव रेट्स ऑफ मूवमेंट एंड मॉइस्चर लिमिट्स, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मास मूवमेंट देखने हैं और उनके जो रिलेटिव रेट्स ऑफ मूवमेंट है वो और उनका मॉइस्चर लिमिट जो है उसके बारे में देखना है। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड दे रखी है, तो लैंडस्लाइड को हम यहाँ पे देखेंगे। दीज आर रिलेटिवली रैपिड एंड परसेप्टिबल मूवमेंट, ये एक तो लैंडस्लाइड जो होती है वो रैपिड मूवमेंट होती है और परसेप्टिबल मूवमेंट होती है मास की। द मटेरियल इन्वॉल्व आर रिलेटिवली ड्राई, इसमें जो मटेरियल होता है वो ड्राई होता है। देखो लैंडस्लाइड हुई थी केरला में,
अभी कुछ दिनों पहले ही हुई थी, 2024 में ही हुई थी। तो यहाँ पे हो सकता है प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाए कि जो लैंडस्लाइड जो होती है ये रैपिड है या स्लो है, या परसेप्टिबल है या नहीं है, इसमें मटेरियल जो इन्वॉल्व होता है वो वेट होता है, ड्राई होता है, या मॉइस्चराइज्ड मटेरियल होता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इसमें जो लैंडस्लाइड है उसमें ड्राई मटेरियल होता है। द साइज एंड शेप ऑफ द डिटैच्ड मास डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन द रॉक्स एंड डिग्री ऑफ वेदरिंग एंड द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप्स। तो इसमें क्या होता है, साइज एंड शेप जो होता है मास का वो डिपेंड करता है नेचर पे और उसकी डिसकंटिन्यूटीज के ऊपर। जैसे कि रॉक और उसकी वेदरिंग कैसे होती है, उसका स्टीपनेस कैसा है, उसका स्लोप कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग वो मास मूवमेंट होती है। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल सेवरल टाइप्स आर आइडेंटिफाइड इन दिस कैटेगरी। इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप्स के लैंडस्लाइड हो सकती है। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल दिया स्लम्प, ठीक है, इज अ स्लीपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक डेब्रिस विथ अ बैकवर्ड रोटेशन with respect to the slope over which the movement takes place। तो यहाँ पे ये जो स्लम्प मूवमेंट होती है वो क्या होती है कि एक तो ये या 1 या 4 मतलब काफी सारे रॉक्स डेब्रिस होते हैं, उनसे मिलके ये स्लीपिंग होता है, एकदम से स्लीप होना। आपने कभी देखा है कि एक पत्थर की वॉल पुरानी टाइप की होती है, आपके इधर पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे आपको मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो हमारा पुराना गाँव है वहां पे पुराने घर हैं, तो वो पत्थर और मिट्टी के हैं। तो क्या होता है जब भी मतलब कुछ उसमें चेंजेस आते हैं और वो क्या होता है, वो दीवार पड़ने लगती है। तो दीवार तो पड़ जाती है बट थोड़ा सा यहाँ पे मटेरियल जो बचा होता है ना, तो वो क्या करते हैं, इस तरह से स्लिप कर जाता है, क्योंकि ये पहले गिरी है तो ऊपर वाली भी क्या होगा, धीरे 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 करके स्लिप कर जाती है। ठीक है, तो ये होता है स्लम्प। तो यहाँ पे उन्होंने स्लम्पिंग ऑफ डेब्रिस विद बैकवर्ड रोटेशन, तो यहाँ पे उन्होंने डायग्राम भी दिखाई है कि कैसे होती है स्लम्पिंग। ठीक है, तो ये इनिशियल, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इनिशियल वाला है, इस तरह से ये इनिशियल है, इनिशियल पोजीशन ऑफ स्लोप इस तरह से थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये ऐसे ऐसे करके ये इधर तक आ गया। ठीक है, स्लम्प बॉडी शोविंग बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मटेरियल्स। तो इस तरह से ये स्लम्प करती है। स्लम्प मतलब फिसल जाना, धीरे धीरे फिसलना, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट, तो यहाँ पे रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग जो होती है ऑफ अर्थ डेब्रिस विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मास इज नोन एज डेब्रिस स्लाइड्स। जिसमें बैकवर्ड रोटेशन नहीं होता है, मतलब विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मास, उसको क्या बोलते हैं, डेब्रिस स्लाइड बोला जाता है। अर्थ डेब्रिस जो विदाउट बैकवर्ड रोटेशन, मतलब जिस तरह इस तरह से रोटेट होता है ना पीछे से, तो इस तरह से अगर नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेब्रिस स्लाइड्स बोलते हैं। डेब्रिस फॉल इज नियरली अ फ्री फॉल ऑफ अर्थ डेब्रिस फ्रॉम अ वर्टिकल और ओवर हैंगिंग फेस। ठीक है, और स्लाइडिंग और इंडिविजुअल रॉक मासेस डाउन बेडिंग जॉइंट और फॉल्ट सरफेस इज रॉक स्लाइड्स। तो इस तरह से रॉक स्लाइड्स होती है। ओवर स्टीप स्लोप्स रॉक स्लाइडिंग इज अ वेरी फास्ट एंड डिस्ट्रक्टिव। जो रॉक स्लाइडिंग होती है वो वेरी क्या होती है, फास्ट होती है और डिस्ट्रक्टिव भी होती है। आपको भी पता है रॉक अगर नीचे आ जाएंगे तो उसकी बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, अदर चीजों को भी वो गिरा देते हैं। तो लैंडस्लाइड्स के स्कार्स ओवर स्टीप स्लोप्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। और यहाँ पे स्लाइड जो होती है एज अ प्लानर फेलियर अलॉन्ग डिसकंटिन्यूटीज लाइक अ, यहाँ पे लैंडस्लाइड स्कार्स दिखाए इन शिवालिक हिमालय इस तरह से। और ये यहाँ पे हिमालयन रेंजेस नियर रिवर शारदा और इंडिया नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से होती है, यहाँ पे दिखाया है। सो बेडिंग प्लेन्स दैट डीप स्टीपली होते हैं। रॉक फॉल इज अ फ्री फॉलिंग ऑफ रॉक ब्लॉक्स ओवर एनी स्टीप स्लोप कीपिंग इटसेल्फ अवे फ्रॉम द स्लोप। तो लैंडस्लाइड कैसे होती है, सॉरी लैंडस्लाइड नहीं, ये जो है लैंडस्लाइड ही है ना। तो लैंडस्लाइड कैसे होती है, तो इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा है, काफी चीजें देखी है। तो ये इस तरह से लैंडस्लाइडिंग होती है। उसमें हमने स्लीप कैसे होते हैं, रॉक एकदम से रैपिड मूवमेंट कैसी होती है, स्लो मूवमेंट कैसी होती है, ये भी देखा था। बिटवीन मास वेस्टिंग एंड मास मूवमेंट विच टर्म डू यू फील इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो मास मूवमेंट ही होगी ना, वेस्टिंग कहाँ है यहाँ पे, वाई कैन, ये टर्म आपको पता होना चाहिए। सॉलिफ्लक्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है यहाँ पे, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इन आवर कंट्री डेब्रिस अवलांचेस, अवलांचेस मतलब, और डेब्रिस जो मटेरियल होता है, बोलते हैं ना हिमालय के साइड पे ये अवलांचेस ज्यादा होते हैं। एंड लैंडस्लाइड्स ऑकर
आप मुझे डिफरेंस बताना इन इसमें अवलांचेस और लैंडस्लाइड में क्या डिफरेंस होता है, इनमें कैसे होते हैं ये। वेरी फ्रिक्वेंटली इन द हिमालयन रीजन, आपको ये अवलांचेस लैंडस्लाइड ये हिमालयन रीजन में या वेस्टर्न घाट में ज्यादा दिखाई देंगे। सो देर आर मेनी रीजन फॉर दिस, क्यों होते हैं। वन, यहाँ पे हिमालय आर टेक्टोनिकली एक्टिव। हिमालय तो आपको पता है टेक्टोनिकली एक्टिव है, अभी भी उसकी हाइट जो बढ़ रही है, क्यों, इसके पीछे टेक्टोनिकल एक्टिविटीज की वजह से वो, और अभी भी उसकी ग्रोथ बढ़ रही है। सो दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। जो हिमालय है वो हमारे सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। ठीक है, थोड़ा मैं चेंज कर लेती हूँ ताकि समझने में आसानी हो। हाँ, सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं। तो अनकंसोलिडेटेड एंड सेमी कंसोलिडेटेड डिपोजिशन, यहाँ पे अगर डिपोजिशन देखा जाए मटेरियल का, वो अनकंसोलिडेटेड या सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट है। सो द स्लोप आर वेरी स्टीप, जो स्लोप होता है वो वेरी शार्प होता है या स्टीप बोल सकते हो कंपेयर टू द हिमालयाज। ठीक है, एंड दी नीलगिरी बॉर्डरिंग, जो बॉर्डरिंग बनाती है नीलगिरी, कर्नाटका, केरला एंड दी वेस्टर्न घाट अलोंग द वेस्ट कोस्ट आर रिलेटिवली टेक्टोनिकली स्टेबल। ये अपोजिट है, जैसे हिमालय टेक्टोनिकली अनस्टेबल है, वैसे ही जो हमारा नीलगिरी वाला एरिया जो है वो टेक्टोनिकली स्टेबल है कंपेयर टू हिमालय। ठीक है, एंड आर मोस्टली मेड अप ऑफ वेरी हार्ड रॉक्स। आपको नीलगिरी में बहुत ही हार्ड रॉक मिलेगा, लेकिन हिमालय में आपको सेडिमेंट्री रॉक मिलेगा। बट स्टिल डेब्रिस, अवलांचेस एंड लैंडस्लाइड्स ऑकर दो नॉट एज फ्रिक्वेंटली एज इन हिमालय। जिस तरह से हिमालय में लैंडस्लाइड अवलांचेस होते हैं, वैसे वाले तो होते नहीं, लेकिन होते जरूर है यहाँ पे नीलगिरी में भी, इतना याद रखना है इन दीज हिल्स। ठीक है, वाई मेनी स्लोप आर स्टीपर विथ ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लिफ्स। वर्टिकल क्लिफ्स होती है यहाँ पे, रीजन बता रहे हैं कि नीलगिरी में क्यों लैंडस्लाइड अवलांचेस होते हैं। तो पहले तो है कि यहाँ पे वर्टिकल क्लिफ्स होती है, स्टीपर एंड स्लोप भी होते हैं, मेनी स्लोप स्टीपर होते हैं, और यहाँ पे एस्कार्पमेंट जो है वो भी होता है इन वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरी। तो ये आप डिफरेंस याद रखना हिमालय और नीलगिरी के साइड का है। मैकेनिकली वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस एंड रेंज इज प्रोनाउंस्ड। ठीक है, दे रिसीव हेवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओवर शॉर्ट पीरियड, सो देयर इज ऑलमोस्ट डायरेक्ट रॉक फॉल क्वाइट फ्रिक्वेंटली इन दिस प्लेस अलोंग विथ लैंडस्लाइड एंड डेब्रिस अवलांचेस। तो यहाँ पे नीलगिरी में बहुत सारी बारिश होती है। सॉरी, ये बीच में ही आ रहा है। हाँ, तो बहुत सारी बारिश होती है नीलगिरी में, तो इसीलिए भी लैंडस्लाइडिंग होती है। ठीक है, तो अब हमें देखना है यहाँ पे इरोजन देखना है, इरोजन एंड डिपोजिशन देखना है हमें यहाँ पे। हमने यहाँ पे लैंडस्लाइड देखी, अब यहाँ पे हमें मास मूवमेंट, लैंडस्लाइड उसका मास मूवमेंट का ही पार्ट है लैंडस्लाइड, तो वो हमने देखी। यहाँ पे इरोजन एंड डिपोजिशन कैसा होता है उसको देखना है, और इसके एजेंट्स कौन से हैं। अगर इरोजन हो रहा है तो उसके एजेंट्स कौन से है, डिपोजिशन हो रहा है तो कौन से एजेंट की वजह से डिपोजिशन हो रहा है। तो इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस। तो इरोजन में क्या आता है, एक तो एक्विजिशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, किसका, रॉक के डेब्रिस का। ठीक है, तो इसी से इरोजन होता है और इसी से ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। व्हेन मास रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स थ्रू वेदरिंग एंड एनी अदर प्रोसेस, इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक कौन से हैं, यहाँ पे रुक जाओ। तो यहाँ पे कौन से हैं, रनिंग वाटर है, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर्स है, विंड्स है, वेव्स है। ये क्या करते हैं, रिमूव एंड ट्रांसपोर्ट इट टू अदर प्लेसेस डिपेंडिंग अपॉन डायनामिक ऑफ ईच ऑफ दीज एजेंट्स। तो इनका एजेंट्स की जो डायनामिज्म होता है उसी के अकॉर्डिंग इनका डिपोजिशन किया, इनका इरोजन भी किया जाता है, डिपोजिशन भी किया जाता है। तो ये इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स है। कौन से वाटर की वजह से। आपने कभी रिवर में देखा है कि एकदम जब फ्लो ज्यादा बढ़ता है तो वहां पे इरोजन होता है, मतलब वो नदी का जो तल होता है वो वहां पे हमें उनका बेड रॉक दिखाई देता है, और उसके ऊपर की जो मिट्टी होती है वो पूरी हट जाती है। तो ये क्या होता है, वाटर की वजह से वहां पे इरोजन होता है। ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर जो होते हैं, तो इनके यहाँ ये भी इसके इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स है। तो ये सब यहाँ पे डिपेंड करता है कि मतलब कौन सा जो एजेंट है उसका डायनेमिज्म कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें होती है। सो यहाँ पे अब्रेशन हमें देखना है। Abrasion by rock debris carried by these geomorphic agents also aids greatly in erosion। तो इरोजन में ये सारे जो एजेंट्स है बहुत हेल्प करते हैं, और इन्हीं की वजह से जो डेब्रिस है वो मतलब कैरी करने में आसानी हो जाती है। बाय इरोजन रिलीफ डिग्रेडेट्स, दैट इज लैंडस्केप इज worn डाउन। जो रिलीफ होते हैं उनका जो डिग्रेडेड्स होते हैं, तो वो क्या होता है, उसको worn डाउन करने में इरोजन जो है वो हेल्प कर देता है। ठीक है, दैट मीन्स दो वेदरिंग एड्स इरोजन, इट इज
नॉट अ प्री कंडीशन ऑफ फॉर इरोजन टू टेक्स प्लेस। तो वेदरिंग क्या करती है, इरोजन करती है, इरोजन, बट ये कोई प्री कंडीशन नहीं है इरोजन की कि हाँ सिर्फ वेदरिंग की वजह से ही इरोजन होता है, ऐसा नहीं है। वेदरिंग हेल्प करती है इरोजन को, ठीक है। वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन आर डिग्रेडेशनल प्रोसेस। ये जो तीनों है ये डिग्रेडेशनल प्रोसेस है। कौन सी? वेदरिंग, मास वेस्टिंग। मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग अलग है। मास वेस्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे मास रिड्यूस होने लग जाता है, लेकिन मास मूवमेंट में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक मास चला जाता है, मतलब जो मटेरियल है वो चला जाता है। इरोजन ऐसे होता है कि मान लीजिए इरोजन खास करके टेम्परेचर की वजह से, प्रेसिपिटेशन की वजह से होता है। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी पत्थर पे तो वो क्या होता है, अपना जो उसके अंदर के जो गैसेस है वो रिलीज करने लगता है और वो फूलने लगता है। जैसे जैसे गैसेस रिलीज होगी वो फूल जाएगा, और जैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा वो सिकुड़ जाएगा और फिर वो एकदम से टूट के नीचे गिर जाएगा ऊपर वाली लेयर। तो इस तरह से इरोजन्स होते हैं। इट इज अ इरोजन दैट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस चेंजेस दैट द अर्थ सरफेस इज अंडरगोइंग। जो भी अर्थ के सरफेस पे चेंजेस हो रहे होते हैं तो उसका रीजन क्या होता है, एक में नहीं बट रीजन होता है। लार्जली अगर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है तो वो इरोजन होता है। ठीक है। सो एज इंडिकेट इन फिगर 6.1 जो हम देख सकते हैं ऊपर है शायद, हाँ। सो डिन्यूडेशनल प्रोसेस मैंने बताया था ना, इरोजन होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिन्यूडेशन होना, मतलब रिमूव होना। लाइक इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कंट्रोल बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब जिसके अंदर मोशंस होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, मतलब गति। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से कंट्रोल किए जाते हैं। इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये इसी से कंट्रोल किए जाते हैं। द इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ्स मटेरियल इज ब्रॉट अबाउट बाय विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, वेव, ग्राउंड वाटर। तो इन्हीं से ही ये जो इरोजनल मटेरियल होता है वो कैरी किया जाता है या इकट्ठा लाया जाता है। Of these, the first three agents are controlled by climatic condition। कौन से क्लाइमेटिक, जैसे कि विंड है, रनिंग वाटर है, ग्लेशियर, वेव जो है, ये जो है वो, सॉरी वेव नहीं बट रनिंग वाटर, विंड एंड रनिंग वाटर एंड ग्लेशियर जो है ये क्लाइमेटिक एजेंट्स है। और फर्स्ट थ्री एजेंट्स आर कंट्रोल बाय क्लाइमेटिक कंडीशन। ये क्लाइमेटिक कंडीशन से कंट्रोल किए जाते हैं। बारिश अगर रनिंग वाटर चलता है तो वो बारिश की वजह से, मतलब प्रिसिपिटेशन की वजह से चलता है। ग्लेशियर भी जब तक स्नोफॉल नहीं होगा तब तक ग्लेशियर भी नहीं बनेंगे ना, और उनका पानी भी नहीं पिघलेगा। तो ये सब क्या है, क्लाइमेटिकल कंडीशन वाले एजेंट्स हैं। और दे रिप्रेजेंट थ्री स्टेट ऑफ मैटर, लाइक गैसियस, विंड मतलब गैसियस, लिक्विड मतलब रनिंग वाटर होता है, और सॉलिड क्या होता है, ग्लेशियर होता है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये क्या है, एजेंट है, जियोमॉर्फिक एजेंट्स है। The rock of other two agents of erosional waves and groundwater is not controlled by climate। तो ये जो होता है इरोजन मतलब वेव जो है या ग्राउंड वाटर जो है ये कंट्रोल नहीं किए जाते क्लाइमेट के द्वारा। इन केस ऑफ वेव इट इज अ लोकेशन अलोंग द इंटरफेस ऑफ लिथो एंड हाइड्रोस्फीयर। कोस्टल रीजन पे आते हैं ये, एंड दैट विल डिटरमाइन द वर्क ऑफ वेव्स। सो वेयर एज द वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर इज डिटरमाइंड मोर बाय लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रीजन। सो ये जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, तो वो है लिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, एंड इफ द रॉक्स आर परमिएबल, मतलब जिस रॉक परमिएबल मतलब ये रॉक है और उसके अंदर वाटर जा रहा है, गैसेस जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो रॉक है वो परमिएबल है, मतलब इसके अंदर जाने आने के लिए जगह है। सो इफ द रॉक्स आर परमिएबल एंड सोल्यूबल एंड वाटर इज अवेलेबल ओनली देन क्रस्ट टोपोग्राफी डेवलप्स। अगर एक रॉक के अंदर ये सब चीजें जा सकती है, आ सकती है, तो वहां पे क्या होता है, क्रस्ट टोपोग्राफी हो सकती है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल बी, मतलब जहां पे लैंडफॉर्म्स और ये सब होगा उसमें हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डिपोजिशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। इरोजन होगा तभी तो डिपोजिशन होगा ना, और डिपोजिशन नहीं होगा तो इरोजन क्यों होगा। सो इरोजनल एजेंट्स लूज देयर वेलोसिटी एंड हेंस एनर्जी ऑन gentler slopes and the materials carried by them start to settle themselves। ठीक है, in other words deposition is not actually the work of any agents। so deposition जो है is not actually work of any agent। so किसी एजेंट के द्वारा होने वाली ये जो वर्क है, ये जो वर्क है वो किसी एजेंट के द्वारा नहीं हो रहा है। the
कोर्सर मटेरियल गेट डिपॉजिटेड फर्स्ट एंड फाइनर वंस लेटर। पहले तो वह कोर्सर मटेरियल इकट्ठा होगा और जो फाइनर वाला जो है वो लास्ट में इकट्ठा होगा। बाय डिपोजिशन डिप्रेशंस गेट फिल्ड अप। पहले तो देखो डिपोजिशन क्या है, मटेरियल होता है कोई भी, ठीक है, जो मटेरियल होता है वो जैसे भी ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, और यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे खड्डा है, यहाँ पे खड्डा होगा, तो ये पहले तो ये खड्डे में जाके फिल होगी, जब ये खड्डा इसके लेवल पे आ जाएगा तब ये जाके एक समान हो जाएंगे। तो इस तरह से डिपोजिशन शुरू होता है। और डिपोजिशन के लिए अदर चीजें हैं, जैसे कि सेम इरोजनल एजेंट जो है वैसे रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स इन ग्राउंड वाटर एक्ट एज एग्रीडेशनल और डिपोजिशनल एजेंट्स आल्सो, ठीक है, ये वर्ड्स याद रख लेना, एग्रीडेशनल। तो ये जो है इसी की वजह से जो ये क्या करते हैं, मटेरियल अपने साथ कैरी करके लेके आते हैं और एक जगह जहाँ पे डिप्रेशन और ये ऐसी वाली चीजें होगी, लेके खड्डा और ये सब, तो उसमें पहले तो ये मटेरियल शिफ्ट हो जाएगा और वहां पे वो फिलअप कर देगा, मतलब डिपॉजिट हो जाएगा मटेरियल। What happened to the surface of the earth due to erosion and deposition is elaborated इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म कैसे फॉर्म होते हैं वहां पे हम इसको अच्छे से इरोजन एंड डिपोजिशन को अच्छे से देखेंगे। अभी देखना है हमें सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, यू सी प्लांट्स ग्रोविंग इन सॉइल। होल्ड ऑन एक मिनट। सॉरी, हम देख रहे थे सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन कैसे, यू सी प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉइल, यू प्ले in the ground and come into contact with soil, you touch and feel soil and soil your clothes while playing and can you describe it। तो ये यहाँ पे इन्होंने आपको पूछा है, बेसिक क्वेश्चन है। सॉइल इज अ डायनामिक मीडियम in which many chemical, physical and biological activities go on constantly। सॉइल एक डायनामिक मीडियम है, मतलब जिसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो वो कैसे चेंजेस होते हैं, इसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मतलब एक्टिविटीज होती रहती है कॉन्स्टेंटली। सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ डिके। सॉइल कैसे बनती है, पहले तो मटेरियल डिके होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है डिके होगा, उससे सॉइल फॉर्म होगी। इट इज ऑल्सो मीडियम फॉर ग्रोथ। जो भी प्लांट की ग्रोथ होती है इसी के द्वारा होती है, क्योंकि इसी से सॉइल के अंदर के जो भी मिनरल्स होते हैं वो प्लांट को मिलते हैं, तो सॉइल की ग्रोथ होती है, मतलब प्लांट की ग्रोथ होती है। इट इज अ चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी। सॉइल जो है ये चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी भी है। ये इस स्टेटमेंट जो है एमसीक्यू के स्टेटमेंट में आ सकती है। इट हैज मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट फ्लक्चुएट विद दी सीजन्स। इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फ्लक्चुएट होते हैं सीजन टू सीजन। सो इट मे बी अल्टरनेटिवली कोल्ड और वार्म और ड्राई और मॉइस्ट। सॉइल भी ऐसी होती है, ड्राई सॉइल होती है, वार्म सॉइल होती है, मॉइस्ट सॉइल भी होती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज स्लोड और स्टॉप if the soil becomes too cold or too dry, so organic matter increases when leaves fall or grasses die। तो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से मिलता है सॉइल को, तो जब प्लांट जो होते हैं वो डाई होते हैं तो वो मर्ज हो जाते हैं सॉइल के अंदर, या लीव्स जो होते हैं तो वो वहां से इनको मिलता है। और जो सॉइल जो है कोल्ड ड्राई होने के पीछे के रीजन जो होते हैं उसको नॉर्मल लाने की कोशिश कौन करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकली जो चीजें होती हैं वो लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कैसे फॉर्म होती है। तो सॉइल यहाँ पे देखो, हम देखते हैं, इसको हमने देखा है जब हमारी वेदरिंग हो रही थी उस टाइम पे देखा है हमने, फिर भी यहाँ पे देखते हैं हम। सॉइल फॉर्मेशन और पेडोजेनेसिस डिपेंड्स फर्स्ट ऑन वेदरिंग। देखा, मैंने बोला था आपको सॉइल जो फॉर्म होती है वो वेदरिंग से फॉर्म होती है, ये वेदरिंग के ऊपर ही निर्भर करता है सॉइल कैसे फॉर्म होगी। इट इज दिस वेदरिंग मेंटल डेप्थ ऑफ द वेदर्ड मटेरियल, ठीक है, विच इज द बेसिक इनपुट फॉर सॉइल टू फॉर्म। जो मेंटल की वेदरिंग होती है ये पहले बेसिक इनपुट्स है सॉइल फॉर्म होने का। एंड द फर्स्ट द वेदर मटेरियल और ट्रांसपोर्टेड deposits are colonized by bacteria and other inferior plant bodies like mosses and lichens। तो देखो सॉइल फॉर्म होने में मॉसेस, लाइकेंस एंड प्लांट जो होते हैं, बैक्टीरिया जो है इनका बहुत अच्छा खासा रोल होता है। पहले तो क्या होगा, मटेरियल वेदर होगा, ठीक है, मटेरियल वेदर होगा, उसके बाद ये मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट होके डिपॉजिट होगा, और वो भी किसके द्वारा डिपॉजिट किया जाएगा, मतलब ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी होती है उन्हीं की वजह से मटेरियल जो है ट्रांसफर हो सकता है, डिपॉजिट भी हो सकता है, उसको और ज्यादा उसके अंदर ये केमिकल रिएक्शन भी करवा सकते हैं, ठीक है। अदर इंफीरियर प्लांट बॉडीज जैसे कि मॉसेस है, लाइकेंस है। लाइकेन आपको पता है किसी भी पत्थर पे आते हैं, मॉसेस भी आते हैं, तो उस पत्थर को ये डिग्रेडेट कर देते हैं, मतलब उसको वो
बहुत वीक हो जाता है वो पत्थर, हम उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। आल्सो सेवरल माइनर ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो है Also, several minor organism may take shelter within the mantle and deposits. तो जो डिपॉजिट और मैंटल होते हैं उसके अंदर शेल्टर लेते हैं अदर माइनर भी ऑर्गेनिज्म। द डेड रिमेन्स और ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स हेल्प इन ह्यूमस accumulation। ठीक है, so minor grasses and ferns may grow, later bushes and trees will start growing through seeds brought in by birds and winds। तो ये जो चीज़ें डिपोजिशनल मटेरियल होता है उसके ऊपर पहले तो फर्न्स आएंगे या छोटे मोटे बुशेस आ जाएंगे, फिर ट्री स्टार्ट होंगे। आपको पता है ना वो इसमें आप एनवायरनमेंट में देखोगे तो वो कैसे वो कॉलोनीज बनाते हैं पहले, फिर वहाँ पे पहले तो छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं, लाइकेंस मॉसेस आते हैं, फिर बाकी छोटे छोटे करते करते ऐसे वो अपना एक अच्छी खासी वो फॉरेस्ट बना देते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स रूट्स पेनिट्रेट डाउन एंड बरोविंग एनिमल्स ब्रिंग अप पार्टिकल्स। कौन से होते हैं, जैसे कि हमारी स्क्वेरल होती है और फिर उसको क्या बोलते हैं, रोडेंट्स बोलते हैं ना, तो रोडेंट्स काम करते हैं ये। ब्रिंग अप पार्टिकल्स, मास ऑफ मटेरियल बिकम्स पोरस एंड स्पॉन्ज लाइक with a capacity of retain water and to permit passage of air, and finally a mature soil, a complex mixture of minerals and organic products forms। तो इस तरह से सॉइल फॉर्म होती है। सॉइल फॉर्म करने में कौन कौन हेल्प करता है, अगर आपको वहाँ पे मॉसेस, लाइकेंस और बैक्टीरिया जैसे अगर दिया जाए ऑप्शन में तो उसको भी टिक कर देना है। ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर तो जरूर लगता है सॉइल फॉर्म होने में। तो इस तरह से सॉइल फॉर्म होती है। और एक क्वेश्चन आया था आपको, ठीक है, पहले हम ये देखते हैं जो पेडोलॉजी होती है उसको क्या बोलते हैं, इज अ सॉइल साइंस बोलते हैं। पेडोलॉजी मतलब जिसमें हम सॉइल की स्टडी करते हैं, और पेडोलॉजी जो होता है जो भी साइंटिस्ट सॉइल की स्टडी कर रहा होता है, अलग अलग सॉइल्स होती है ना, जैसे कि ब्लैक है, रेड सॉइल है, ब्राउन सॉइल होती है। तो ये जो सॉइल है इसकी स्टडी जो भी साइंटिस्ट करते हैं उसको पेडोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो ये सीधा एमसीक्यू में आ सकता है। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, तो इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो 5 बेसिक फैक्टर जो है कंट्रोल करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, तो वो कौन से हैं। तो वहाँ पे ये सब ऑप्शन दे रखे थे, इसमें से आई थिंक टाइम भी दे रखा था, लेकिन लोगों को लगता है कि टाइम कैसे हो सकता है, लेकिन टाइम होता है। सो यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर है पेरेंट मटेरियल्स, फिर टोपोग्राफी होती है, फिर क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट और टाइम ये याद रख लेना, आप हो सकता है भूल जाओ, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये 5 चीजें हैं जिससे सॉइल फॉर्म होती है। इनफैक्ट सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर एक्ट इन यूनियन एंड अफेक्ट द एक्शन ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स मटेरियल क्या कौन सा होता है उसको देखेंगे। पेरेंट्स मटेरियल इज अ पैसिव कंट्रोल फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। पेरेंट मटेरियल्स कैन बी एनी इन सितु और ऑन साइट वेदर्ड रॉक डेब्रिस, रेसिडुअल सॉइल्स और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिटेड मतलब ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ये होता है पेरेंट मटेरियल, मतलब ऑन साइट या इन सितु, मतलब यहीं पे ये रॉक है, ठीक है, यहीं पे ये रॉक है तो यहीं पे ये वेदर्ड हो रहा है, तो ये जो वेदर्ड हुआ मटेरियल है इसको ही हम पेरेंट्स मटेरियल बोलते हैं। मतलब शुरुआत में इसी को हम क्या बोलेंगे, पेरेंट्स मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर साइज ऑफ डेब्रिस, मतलब ये जो रॉक का डेब्रिस गिरा है उसके ऊपर उसका साइज जो होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है सॉइल कैसे फॉर्म होगी। एंड स्ट्रक्चर मतलब डिपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स पार्टिकल ऑफ डेब्रिस एज वेल एज मिनरल्स एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक डेब्रिस एंड डिपॉजिट्स। जो भी रॉक के अंदर मिनरल्स, रॉक तो पता है ना आपको कैसे फॉर्म होता है, हमने देखा भी है, पढ़ा भी है। तो रॉक में बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स होते हैं, उनका अलग अलग कंपोजिशन होता है। तो जैसे उनका डिसइंटीग्रेशन होगा किसी रॉक का, मतलब वेदर्ड मटेरियल आएगा जो कि पहले पेरेंट्स मटेरियल होता है, रेसिड्यूज होता है सॉइल का, तो उसके अंदर जो अलग अलग मिनरल्स केमिकल्स होते हैं तो उसी के ऊपर सॉइल फॉर्म होने का निर्भर करता है कि किस तरह की सॉइल फॉर्म होगी। नेचर एंड रेट ऑफ वेदरिंग एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मैंटल आर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन अंडर पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल के अंडर अगर देखा जाए तो वेदरिंग एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग जो मैंटल की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, सो रेट मतलब कितनी कौन सी गति से कितनी स्पीड से वो वेदरिंग हो रही है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है अंडर द पेरेंट मटेरियल्स। एंड देयर मे बी डिफरेंसेस इन सॉइल ओवर सिमिलर बेड रॉक एंड डिसिमिलर बेड रॉक्स। देखो ये एक बेड रॉक है और ये एक बेड रॉक है, तो बट ये दोनों ऐसे तो हो नहीं सकता कि इसके अंदर भी जो मिनरल्स है ये एलिमेंट्स है वो सेम ही होंगे और इसके अंदर भी जो भी एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे, ऐसा नहीं होता। अलग अलग एलिमेंट से अलग अलग रॉक बना हुआ होता है, मतलब एलिमेंट से मिलके मिनरल्स बनते हैं और मिनरल से बनके रॉक बनता है। तो अलग अलग मिनरल इसके अंदर होते हैं, अलग अलग मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। तो इसीलिए इससे जो भी सॉइल बनेगी वो अलग ही टाइप की बनेगी, इससे जो सॉइल बनेगी वो अलग ही टाइप
टाइप के बनेंगे, ठीक है। सो देयर मे बी डिफरेंसेस इन सॉइल ओवर सिमिलर बेड रॉक एंड डिसिमिलर बेड रॉक मे हैव सिमिलर सॉइल्स अबाउ देम, ठीक है। हो सकता है और उसके ऊपर भी सॉइल जो है वो सेम ही हो सकती है। बट व्हेन सॉइल्स आर वेरी यंग एंड हैव नॉट मैच्योर्ड दीज शो स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द टाइप ऑफ पेरेंट्स रॉक। जब सॉइल यंग होती है मतलब अच्छे से फॉर्म नहीं होती है, तब वो जो उसकी टाइप जो होती है वो पेरेंट रॉक की तरह ही वो दिखने लगती है, उसके जो लिंकेज होते हैं वो पेरेंट रॉक की तरह ही होते हैं। ऑल्सो इन केस ऑफ सम लाइमस्टोन एरियाज वेयर द वेदरिंग प्रोसेस आर स्पेसिफिक एंड peculiar, soils will show clear relation with the parents rock। तो ये बोल रहे हैं जहाँ पे लाइमस्टोन वाला एरिया होता है वहां पे वो जो सॉइल फॉर्म हुई है वो अपने पेरेंट्स रॉक के जैसे ही सेम वहां पे रिलेशंस दिखाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का क्या महत्व है। टोपोग्राफी लाइक अ पेरेंट मटेरियल्स इज अनदर पैसिव कंट्रोल फैक्टर। देखो ये पैसिव कंट्रोल फैक्टर है, ठीक है। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी इज फेल्ड थ्रू द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ सरफेस कवर्ड बाय पेरेंट मटेरियल्स टू सनलाइट एंड द अमाउंट ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज ओवर एंड थ्रू द पेरेंट्स मटेरियल्स। Soil will be thin on steep slopes and thick over फ्लैट अपलैंड एरियाज। तो ये याद रख लेना, इसको मार्क करके रखना। जो सॉइल जो होती है थिन स्पेस थिन स्टीप स्लोप्स के ऊपर, वो थिन मतलब जो सॉइल विल बी थिन ऑन स्टीप स्लोप्स। जो स्टीप स्लोप होता है तो वहां पे सॉइल जो होती है वो थिन होती है, लेकिन इरोजन इज स्लो एंड परकोलेशन ऑफ वाटर इज गुड। तो देखो अगर थिन होगी तो इरोजन भी स्लोली होगा यहाँ पे, और वाटर का परकोशन जो है इसके अंदर वाटर जो जाएगा या उससे इधर दूसरी तरफ वाटर निकल के आएगा, इसको क्या बोलते हैं, परकोलेशन बोलते हैं। तो ये अच्छा होगा। सो सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी फेवरेबल। इस कंडीशन में सॉइल फॉर्म होना बहुत ही आसान होता है। सॉइल ओवर फ्लैट एरियाज में डेवलप अ थिक लेयर। फ्लैट एरिया में जो सॉइल होती है वो थिक लेयर फॉर्म करती है विथ गुड एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल गिविंग द सॉइल डार्क कलर। सॉइल को यहाँ पे डार्क कलर मिलता है, इसके अंदर अच्छा खासा ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। अब थर्ड यहाँ पे देखते हैं हम क्लाइमेट, ठीक है। तो क्लाइमेट कैसे हेल्प करता है। क्लाइमेट इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर, ये पैसिव नहीं है बट ये एक्टिव फैक्टर है इन सॉइल फॉर्मेशन। क्लाइमेटिक एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन सॉइल डेवलपमेंट एरिया। कौन से मॉइस्चर in terms of intensity, frequency, duration of precipitation, evaporation and humidity, ठीक है। तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। सो इसमें क्लाइमेट एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन जो क्लाइमेट एलिमेंट्स है जो कि सॉइल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं वो है मॉइस्चराइजर और उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन, ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है यहाँ पे टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सीजनल एंड डाययूरनल वेरिएशंस, ठीक है। So precipitation gives soil its moisture content which makes the chemical and biological activities possible। तो precipitation की वजह से क्या होता है, biological and chemical reaction होने में आसानी होती है। Excessive of water helps in the downward transportation of soil components through the soil elevation and deposit the same down below elevation, ठीक है। डाउन बिलो पे जो डिपॉजिट होती है उसको एलिवेशन बोला जाता है, और जो ऊपर ये भाग में होती है उनको एलिवेशन बोला जाता है। इन क्लाइमेट्स लाइक अ वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज with high rainfall, not only calcium, sodium, magnesium and potassium but also a major part of silica is removed from the soil and removal of silica from soil is known as desilication। अगर किसी चीज से उसका प्रमाण हट जाता है तो उसको डी ही बोला जाता है। मतलब अगर सिलिका का प्रमाण हट रहा है उसमें से तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिसिलिकेशन, ठीक है। इन ड्राई क्लाइमेट्स because of high temperature, evaporation, exceed precipitation and hence groundwater is brought up to the surface by capillary action। तो कैपिलरी एक्शन से वहां पे क्या किया जाता है, एक मिनट। इन ड्राई क्लाइमेट्स बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, इवापोरेशन exceeds precipitation and hence ground water is brought up to the surface। मतलब ग्राउंड वाटर जो होता है नीचे होता है ना, तो इसको लाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पे कैपिलरी से ऊपर लाया जाता है, ठीक है। such salts form into a crust in the soil known as hard pans, ठीक है।
ये जो टर्म्स है मैं जिसको गोल कर रही हूँ आपको अच्छे से उसको रखना है, दिमाग में रखना है। इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एंड इन एरियाज विथ इंटरमीडिएट प्रिसिपिटेशन कंडीशन लाइक कैल्शियम कार्बोनेट नोडुल्स, मतलब उसको कंकर बोला जाता है, आर फॉर्म, ये फॉर्म होते हैं। तो ये केमिकल प्रोसेस है। अगर आपने, मैंने कल आपको ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन की प्रोसेस देखने के लिए बोला था, होप कि आपने देखा ही होगा, और नहीं देखा तो देख लो, तो इससे आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट भी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं है तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो टेम्परेचर जो है वो दो तरीके से एक्ट करता है। एक तो है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। एक तो बढ़ा सकता है बायोलॉजिकल एंड केमिकल एक्टिविटीज को, या फिर ये केमिकल एक्टिविटी इज इंक्रीज इन हायर टेम्परेचर। जो केमिकल एक्टिविटीज होती है वो हायर टेम्परेचर में ये इंक्रीज हो जाती है। रिड्यूस इन कूलर टेम्परेचर विथ एन एक्सेप्शन ऑफ कार्बोनेशन एंड स्टॉप्स इन फ्रीजिंग कंडीशन। जब फ्रीजिंग कंडीशन होती है उस टाइम पे ये स्टॉप हो जाती है केमिकल एक्टिविटी, ठीक है। दैट इज वाई ट्रॉपिकल सॉइल जो होती है, सॉइल्स विथ हायर टेम्परेचर show deeper profiles, and in the frozen tundra region soil contain large mechanical broken material। तो यहाँ पे सीधा एक तो आपको टुंड्रा रीजन से भी और जो ट्रॉपिकल रीजन है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखनी है। यहाँ पे तो हमने केमिकल एक्टिविटी देखी, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो कि टेम्परेचर के अंडर होती है। तो यहाँ पे वेजिटेटिव कवर एंड ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई parent material from beginning and also at a later stage help in aiding organic material moisture retention and nitrogen। तो ये जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी किसमें हेल्प कर देती है, ये इसमें हेल्प करती है। एक तो एडिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, मॉइस्चर रिटेंशन में मदद करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी मदद करती है। सो डेड प्लांट प्रोवाइड ह्यूमस। जो डेड प्लांट होते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ह्यूमस, तो ये प्रोवाइड करती है of the soil and same organic acids which form during humification। जो organic acid form होता है वो humification से form होता है। aid in decomposition the minerals of the soil parent materials। तो ये humification मतलब क्या होता है, ये जो जो पेरेंट्स मटेरियल से जो भी मिनरल्स निकल के आते हैं उसको डिकम्पोज करने में ये हेल्प कर देते हैं। सो इंटेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी शोज अ डिफरेंस बिटवीन सॉइल ऑफ कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट। जो इंटेंसिटी होती है बैक्टीरियल एक्टिविटीज की वो अलग अलग होती है सॉइल ऑफ कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट में, ठीक है। सो ह्यूमस एक्यूमुलेट्स इन कोल्ड क्लाइमेट्स एज अ बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्लो। ह्यूमस एक्यूमुलेट्स इन कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट में अगर ह्यूमस एक्यूमुलेट है तो उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है वो स्लो होती है। विथ अंडर undecomposed organic matter because of low bacterial activity, layer of peat develop in subarctic and tundra climates, ठीक है। In humid tropical and equatorial climates, bacterial growth and action is intense and dead vegetation is rapidly oxidized, leaving very low humus content in the soil। तो ये इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ह्यूमन ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात हो रही है, जहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है, उनके एक्शन जो है बैक्टीरिया की वो इंटेंस होती है, और जो डेड वेजिटेशन होता है उसको ऑक्सीडाइज करने में ये बहुत तेजी से हेल्प कर देते हैं। तो ताकि इससे क्या होता है, जो ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस कंटेंट जो होता है सॉइल में वो कम रह जाता है, ठीक है। सो फर्दर बैक्टीरिया एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिजम्स take gases like nitrogen from the air and convert it into a chemical form that can be used by plant। जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है इसको क्या करते हैं बैक्टीरिया, क्या करते हैं इसको एक कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया, इसको केमिकल रिएक्शन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन, और उसका इस्तेमाल प्लांट के द्वारा किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप नाइट्रोजन की साइकिल भी देखोगे ना, उसमें आपको ये प्रोसेस पूरी पता चलेगी। राइजोबियम अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है राइजोबियम जो कि प्लांट रूट के पास होता है। लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस। जैसे कि पीनट्स होता है, उसका पेड़ होता है ना, तो ये क्या होता है, इसका पेड़ ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे वो पत्ते होते हैं, ऐसे पेड़ होता है, नीचे जो होता है यहाँ पे इसके फ्रूट्स लगे होते हैं नीचे इस तरह से, इसको हम ल्यूगिमिनस प्लांट्स बोलते हैं। और इसी में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है इस बैक्टीरिया राइजोबियम की हेल्प से। बेनिफिशियल टू द होस्ट प्लांट, जो प्लांट है उसको हेल्प करता है।
नाइट्रोजन जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप सपोज मान लो कोई प्लांट येलो पड़ रहा है तो उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है, डेफिशिएंसी है नाइट्रोजन की, तभी तो वो प्लांट येलो हो रहा है, इस तरह से प्रतीत होता है हमें। द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज एनिमल लाइक एंड्स, टर्माइट्स, कल भी देखे थे हम, जैसे दीमक होते हैं, अर्थवर्म्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें रैट्स और ये सब आते हैं रोडेंट्स में। तो ये क्या करते हैं, इज अ मैकेनिकल, ये मैकेनिकल है, इनकी एक्टिविटी से सॉइल में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, सॉइल सॉफ्ट मॉइस्ट हो जाती है। बट इट इज अ नेवरदलेस इंपॉर्टेंट इन सॉइल फॉर्मेशन एज दे रीवर्क द सॉइल अप एंड डाउन। ये सॉइल फॉर्मेशन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते, लेकिन ये सॉइल को नीचे ऊपर करने में बहुत हेल्प करते हैं। इन केस ऑफ अर्थवर्म्स एज दे फीड ऑन सॉइल, सॉइल के ऊपर ये जीते हैं ना, अर्थवर्म को अगर आप सॉइल में रखोगे तो बहुत अच्छी खासी सॉइल बना देते हैं ये। एंड द स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल दैट कम्स आउट ऑफ देयर बॉडी चेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम जो लास्ट फैक्टर है, हमने क्लाइमेट देखा, टाइप देखे, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज देखी, अब हम लास्ट फिफ्थ वाला पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे। टाइम इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ इन सॉइल फॉर्मेशन। द लेंथ ऑफ टाइम the soil forming process operate determines maturation of soil and profile development। जो टाइम होता है उसी के अकॉर्डिंग पता चलता है कि प्रोसेस कैसे हुई, कैसे ऑपरेट हुई, कैसे डिटरमाइन हुई मैचुरेशन ऑफ सॉइल और उसकी प्रोफाइल डेवलपमेंट। अ सॉइल बिकम्स मैच्योर व्हेन ऑल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस एक्ट फॉर अ सफिशिएंट लॉन्ग टाइम डेवलपिंग अ प्रोफाइल। अच्छा खासा टाइम लेते हैं तभी तो एक अच्छी खासी सॉइल फॉर्म होती है। सॉइल डेवलपिंग फ्रॉम रिसेंट डिपॉजिटेड alluvium or glacial till are considered young and they exhibit no horizons or only poorly developed horizons। ठीक है, तो ये भी important बन जाता है। No specific length of time is absolute terms can be fixed for soils to develop and mature। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है जिसके अंदर सॉइल डेवलप होती है, मैच्योर होती है, ऐसा नहीं कह सकते हम। तो ये 5 फैक्टर याद रखना जिसके अंदर हमारी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो हमें, मैंने आंसर तो ऑलरेडी लिखे हैं, लेकिन ये मैंने आपको यूट्यूब पे क्वेश्चन दे रखे हैं ये दोनों। तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अ ग्रेडेशनल प्रोसेस। तो इरोजन जो होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडेशनल प्रोसेस बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अफेक्टेड बाय हाइड्रेशन प्रोसेस। हाइड्रेशन प्रोसेस से सॉल्ट, ठीक है। और डेब्रिस अवलांचेस कैन बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ रैपिड फ्लो मास मूवमेंट में ये आते हैं डेब्रिस वाले। ठीक है, देखो मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आया क्या नहीं आया, लेकिन मैं आपको स्ट्रिक्टली रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं आप जब मेरा वीडियो देखोगे बस सफिशिएंट है, आप कुछ मत पढ़ो, ऐसे नहीं बोलूंगी मैं आपको जिसका भी समझ में आता है उसी का पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आपके कंसेप्ट क्लियर करो। और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, यूट्यूब पे रिलाई मत रहना, प्रॉपर बुक आप पढ़े, खुद से ये चैप्टर पढ़ो, खुद से समझने की कोशिश करो। और जब भी आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है या बोर हो रहा है तब जाके आप यूट्यूब की सहायता लो। ठीक है, और बाकी तो है टेस्ट सीरीज और ये सब आप अच्छे से फॉलो करें। अभी अच्छा खासा टाइम है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, कुछ भी चीजें स्किप नहीं करना है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके हमें सभी चीजें कवर करनी है और इस बार की प्रीलिम्स क्लियर करनी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।